इंडिया इज फूड सरप्लस कंट्री। अगर हम नियमों के साथ नहीं चलेंगे तो हम जानवर समान हैं। सो डिहाइड्रेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर फूड की शेल्फ लाइफ 24 महीने से लेके 12 साल तक हो जाती है। आपके हिसाब से कौन सा फूड ऐसा है जो कि इंडिया के लिए एक्सपोर्ट ओरिएंटेड भविष्य है, अगर डिहाइड्रेटेड या फ्रोज़न के टर्म्स में लिया जाए? एंड राइट नाउ हमारे पास में कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो बिना किसी प्रिजर्वेटिव और स्पेशल प्रिजर्वेशन के 12 साल तक प्रिजर्व रह सकते हैं। डिहाइड्रेशन और वैक्यूम फ्रीज में और आपका फ्रोज़न में, ये तीन टेक्नोलॉजी इनका नाम आपने लिया। Yes. तीनों में डिफरेंस क्या हो गया? यस सर, जो डिहाइड्रेट फ्रूट रहते हैं, वेजिटेबल्स रहते हैं, ये सब ऑफ सीजन यूज़ किए जाते हैं। ओके। इंडस्ट्रीज इसको यूज़ करती है, कंज्यूमर्स D2C सेगमेंट में भी यूज़ करते हैं। और लोग ये- बोलते हैं ताज़ी सब्जी खाओ, हरी सब्जी खाओ, तो डिहाइड्रेट करके आपने पानी निकाल दिया तो विटामिन बाहर नहीं आएंगे उसके। ये नासा की टेक्नोलॉजी है। जो अच्छा। एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते थे पहले 94-96 के अंदर डेवलप हुई थी। सो उनके लिए सबसे बड़ा इशू ये था कि हम उनको मैक्सिमम प्रिजर्व फूड कम वेट के साथ में ज़्यादा न्यूट्रिशन कैसे प्रोवाइड करें स्पेस के अंदर। सर, लॉकडाउन के बाद एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है कि पीपल आर अवेयर व्हाट दे आर पुटिंग इन देयर बॉडी। जो फ्रोज़न फूड है या डिहाइड्रेटेड फूड है, इनकी कुछ रेसिपीज़ भी होती हैं जहाँ पर ये यूज़ होता है? सो आप जहाँ आटे की रोटी खा रहे हैं, आप मिलेट की रोटी खाएं। ओके। सो आपको जो रिजल्ट आएंगे दैट वुड बी अमेजिंग। रिसेंट में भी एक स्टडी हुई थी, इस धरती के ऊपर कुल आबादी 8 अरब की है, जिसमें से 4 से 4.5 अरब की आबादी सिर्फ एक टाइम का खाना खाती है या तो भूखी सोती है। FMCG में या फूड प्रोडक्ट्स में किसी को एंटरप्रेन्योरशिप करनी है या बिजनेस स्टार्ट करना है, ऐसी कौन सी 3 मिस्टेक्स है जो उसको नहीं करनी चाहिए? हाय, मेरा नाम आकाश जोशी है एंड टुडे वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट विद अस. His name is Mr. Yash Raj Gaikwad. He is a very good friend of mine and Yash Raj ji is the founder of Right Eats and बहुत समय से 2020 से Right Eats को ये डेवलप कर रहे हैं and Right Eats is a leading player in dehydrated, frozen and vacuum freezed foods. सो जो हमारी अनहेल्दी आदतें हैं उनको हेल्दी बनाने के लिए यशराज जी एक बहुत संगीन और बहुत ही तेज़ प्रयास कर रहे हैं सो दैट हम हमारे वज़न कम कर सकें, हम न्यूट्रिशंस पा सकें एंड यशराज जी इज़ डूइंग दिस वंडरफुली. सो वेलकम यशराज जी टू आवर पॉडकास्ट. थैंक यू वेरी मच फॉर वेलकमिंग सर. सर, कैसा लग रहा है आज के मौसम में आपको? फैंटास्टिक सर, आई वाज वेटिंग फॉर दिस मोमेंट. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. तो सर, ये गर्मी बहुत ज़्यादा है, हीट बहुत ज़्यादा, अगर मौसम की बात निकली ही है तो गर्मी को ना चुनते हुए आपने फूड को फ्रीज़ और फ्रोज़ करने का आइडिया आपके दिमाग में क्यों चुना? कहाँ से आइडिया आया? अच्छे खासे फूड जो हैं वो अवेलेबल थे मार्केट में, सब्जियां अवेलेबल हैं, स्नैक्स अवेलेबल है, तो उनको डिहाइड्रेट करना, उनको फ्रीज़ करना और उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाना और उन्हीं को बेच देना, तो ये क्यों, क्या ज़रूरत पड़ गई सर इसकी? तो ये सब 2019 में शुरू हुआ, जब 2020 में जब लॉकडाउन आया था. सो देन वी रियलाइज कि जो 3 महीने लॉकडाउन में लोगों को स्कार्सिटी हो रही थी फूड की, सो वी वुड हैव हैड अ अल्टरनेट ऑप्शन. सो डिहाइड्रेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर फूड की शेल्फ लाइफ 24 महीने से लेके 12 साल तक हो जाती है विदाउट एनी स्पेशल प्रिजर्वेटिव. आप किसी भी फूड को खराब अगर होना है तो दैट रिक्वायर्स 3 स्टफ: बैक्टीरिया, हीट एंड वाटर. बैक्टीरिया को हम किसी भी तरीके से हटा नहीं सकते हैं, हीट का हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वाटर एक ऐसी चीज़ है जिसको हम हटा सकते हैं. उसकी 2 मेथड हो गई, डिहाइड्रेशन और वैक्यूम फ्रीज ड्राइंग. हमने उसको सुखाया, देखा, शेल्फ लाइफ उसकी 12 महीना हुई, 24 महीना में हमने प्रोसेस के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस करे एंड राइट नाउ हमारे पास में कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो बिना किसी प्रिजर्वेटिव और स्पेशल प्रिजर्वेशन के 12 साल तक प्रिजर्व रह सकते हैं. ओह, तो ये जो डिहाइड्रेशन का आपने जो प्रोसेस बताया, ये वैक्यूम फ्रीज का या फ्रोज़न का, तो ये मतलब आप नए जनरेशन की नए इन्वेंशन के रूप में लेते हैं कि ये पहले भी कुछ इस तरीके से फूड में होता था कि ये अभी की जनरेशन की प्रॉब्लम चल रही है? पुरानी ही चीज़ है, साइंस का थोड़ा सा टच दिया गया है. जिस तरीके से हमारी नानी दादी छत पे परात के अंदर आम पापड़ बनाते थे, आम पापड़ बनते तो बस अब हम इसको एक मशीन के अंदर सुखा रहे हैं.
ओके। इट्स दैट सिंपल। पापड़ सुखाते थे, आलू के चिप्स सुखाते थे, तो वो भी तो डिहाइड्रेट ही किया जा रहा है ताकि जब आपकी इच्छा हो आमरस के साथ में डुबा के उसको खाने की, तब तो खा आपको सकें। तुरंत कुक करके दें और आप खा पाएं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो ये पुरानी ही चीज़ है जिसको Yes. आप बोल रहे हैं कि एक साइंटिफिक टच दिया गया है। पर डिफरेंस क्या है, मतलब डिहाइड्रेशन और वैक्यूम फ्रीज में और आपका फ्रोजन में, ये तीन टेक्नोलॉजी इनका नाम आपने लिया, Yes. तीनों में डिफरेंस क्या हो गया? यस, फ्रोज़न फूड हम सभी जानते हैं जो रेफ्रिजरेटर के अंदर फ्रीज करके रखा जाता है, दोज आर फ्रोज़न फूड। डिहाइड्रेट के अंदर हम 30 डिग्री सेल्सियस 40 डिग्री सेल्सियस की हीट देते हैं, एयर फ्लो कराते हैं, हीटिंग मेथड से हम उसको सुखाते हैं। और जो वैक्यूम फ्रीज ड्राइंग होती है वो एक वैक्यूम चेम्बर के अंदर -42 डिग्री सेल्सियस के ऊपर सुखाने की प्रोसेस होती है। थोड़ा सा न्यूट्रिशन के अंदर चेंजेस आते हैं। जो वैक्यूम फ्रीज ड्राइंग है उसके अंदर हार्डली 0% कलर टेक्सचर फ्लेवर न्यूट्रिशन का लॉस है। ओके। और जो डिहाइड्रेशन की प्रोसेस है जो हम करते हैं उसमें हार्डली 5 to 10% कलर टेक्सचर फ्लेवर न्यूट्रिशन का लॉस आता है। और जो फ्रोजन है दैट इज इंटेक्ट प्रोसेस, Okay. बट दैट रिक्वायर्स कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेशन। ओके ओके ओके। इन तीनों में सबसे ज़्यादा शेल्फ लाइफ किसकी होती है? वैक्यूम फ्रीज ड्राई। वैक्यूम फ्रीज ड्राइंग की। इसका प्रोसेस थोड़ा सा बता पाएंगे हमारे व्यूअर्स को कि कैसे होता है वैक्यूम फ्रीज ड्राइंग? थोड़ा सा 10वीं की साइंस पे लेके आते हैं। एक वैक्यूम चेम्बर रहता है बड़ा सा, उसके अंदर हम क्विक फ्रीज करी हुई किसी भी चीज़ को, एडिबल कंज्यूमेबल चीज़ को डालते हैं और उसको 4 से 5 घंटे के लिए हम उसी के अंदर छोड़ देते हैं। तो जब आइस के मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होने जाते हैं बीइंग इन वैक्यूम चेम्बर, वो मॉलिक्यूल्स निकल के फूड के अंदर से कूलिंग रॉड्स के ऊपर जाके चिपक जाते हैं। इस तरीके से मॉलिक्यूलर लेवल पे फूड डिहाइड्रेट हो जाता है। ओके। और उसके कलर टेक्सचर फ्लेवर न्यूट्रिशन को कोई लॉस नहीं होता। बट डोंट यू थिंक आप किसी भी फूड में से या किसी भी फ्रूट में से या किसी भी वेजिटेबल में से पूरा पानी अगर उसका आप बाहर निकाल देंगे विद एनी गिवन प्रोसेस, तो उसका न्यूट्रिशन लेवल इंटैक्ट रहेगा? बिल्कुल हाउ इज दैट पॉसिबल? सर, ये टेक्नोलॉजी लोग बोलते हैं ताजी सब्जी खाओ, हरी सब्जी खाओ, तो डिहाइड्रेट करके आपने पानी निकाल दिया तो विटामिन बाहर नहीं आएंगे उसके। एक्चुअली में टेक्नोलॉजी मैंने डेवलप नहीं करी है, ये नासा की टेक्नोलॉजी है। जो अच्छा। एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में जाते थे पहले 94-96 के अंदर डेवलप हुई थी। सो उनके लिए सबसे बड़ा इशू ये था कि हम उनको मैक्सिमम प्रिजर्व फूड कम वेट के साथ में ज़्यादा न्यूट्रिशन कैसे प्रोवाइड करें स्पेस के अंदर। दैट इज़ अ बिग टास्क फॉर देम। उनको 2-2 साल तक स्पेस स्टेशन के अंदर रहना है, यहाँ से हैवी फूड ले जाना इम्पॉसिबल है। सो उन्होंने वो चीज़ उसके अंदर से निकाल दी जो उस चीज़ को ख़राब करने के लिए, फूड को ख़राब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वाटर हीट वहाँ ऊपर मिल सकती है उनको, रेडिएशन वाली जगह स्पेस में, बैक्टीरिया फूड में है ही, बट उन्होंने वाटर निकाल दिया, उसका ऑलमोस्ट वेट 20 to 30 टाइम्स कम हो जाता है। आप इसको इस तरीके से समझिए कि अगर किसी 20 kg पल्प की बैच को अगर मैं फ्रीज ड्राई करूंगा तो हार्डली 1 kg मेरे पास में पल्प बचेगा। आपको 10 साल बाद खाने की इच्छा है, 19 लीटर पानी उसमें वापस ऐड कर देना, वापस से 20 kg का पल्प है वो। ओके ओके ओके। मतलब अगर नासा के साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉट्स खा रहे हैं सो उनने कुछ सोच समझ के ही करा होगा। तो हम कहाँ लगे उनके सामने? अगर नासा का करा हुआ फूड कोई खा सकता है, सो यू नो वी कैन डेफिनेटली ईट दैट। कहाँ यूज़ होता है सर इन फ्रोजन फ्रूट्स या डिहाइड्रेटेड फूड्स या वैक्यूम फ्रीज फूड्स का? कहाँ पर, व्हाट आर द मेजर रेसिपीज जहाँ पर इनको यूज़ करा जाता है? सर, जो डिहाइड्रेट फ्रूट रहते हैं, वेजिटेबल्स रहते हैं, ये सब ऑफ सीजन यूज़ किए जाते हैं। ओके। इंडस्ट्रीज इसको यूज़ करती है, कंज्यूमर्स D2C सेगमेंट में भी यूज़ करते हैं। अगर आपको जनवरी के अंदर सीताफल खाना है आप खा सकते हो, लेकिन आपको जून के सीज़न में, गर्मी के सीज़न में सीताफल खाना है आप नहीं खा सकते। आपको जून में आम खाना है आप खा सकते हो, लेकिन दिसंबर के अंदर आप आम नहीं खा सकते हो क्योंकि दे आर ऑफ सीजन। तो यू हैव टू रिलाई ऑन अल्टरनेट रिसोर्सेज। तो डिहाइड्रेट और वैक्यूम ड्राई चीज़ें वहीं पर फॉल करती हैं, इनका मार्केट ही है। ओके। ऑफ सीजन इज द मार्केट। ओके ओके। जो फ्रोज़न फूड है या डिहाइड्रेटेड फूड है, इनकी कुछ रेसिपीज़ भी होती हैं जहाँ पर ये यूज़ होता है? बिल्कुल, जहाँ पर आइसक्रीम यू बनानी है, केक्स, स्मूदी, शेक्स, मिल्क शेक्स, पेस्ट्रीज, बेकरी इंडस्ट्री, प्रोटीन पाउडर के अंदर फ्लेवरिंग का काम, तो इंडस्ट्री जाइंट्स इन डिहाइड्रेट और फ्रीज ड्राई फ्रूट्स को यूटिलाइज करते हैं इन सब चीज़ों के अल्टरनेट रिसोर्सेज के लिए, फ्रेश फ्रूट्स के अल्टरनेट रिसोर्सेज। So this is a major B2B business or it is a B2C business model? दोनों ही हैं सर। Okay, how come, मतलब how end user can is buying it and using it?
सर एंड यूज़र जनरली आजकल बच्चे अनहेल्दी चीज़ें ज़्यादा प्रेफर्ड करते हैं, फ्राइड चीज़ें मार्केट में बहुत अवेलेबल हैं, लाइक चिप्स, वेफर, स्नैक्स जो अल्टरनेट है। सो वहाँ पर बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को जो स्नैकिंग के लिए देना है, टीथिंग जिनकी आ रही है, दे प्रोवाइड देम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एज अ अल्टरनेट रिसोर्सेज। वो खाते हैं, उनको अच्छा लगता है कि वेफर से ज़्यादा बेटर तो ये है। अब उसके बाद में जब से पेट में जाएगा वो आपका इंटरनल वाटर एब्जॉर्ब करेगा बिकॉज इट इज़ डिहाइड्रेटेड। आप एक्स्ट्रा पानी पियोगे बॉडी को रिहाइड्रेट करने के लिए। इन दैट वे आपने अपने बच्चे की बॉडी के अंदर उसको बिना पता चले इतना हेल्दी फूड उसकी बॉडी में डाल दिया, उसको वाटर एब्जॉर्प्शन, वाटर ड्रिंकिंग भी उसकी बढ़ाई आपने। तो इधर वे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ओके ओके, सो मतलब जो सब्जियां हैं क्या उनको भी प्रोसेस करके आप जो है स्नैक्स के तरीके से बच्चे को दिए जा सकते हैं, जैसे चिप्स हो गया या उसका अल्टरनेट क्रिएट करा जा सकता है? बिल्कुल। आप डिहाइड्रेट वेजिटेबल्स के अंदर थोड़ा सा अगर आप चाहें फ्लेवर के लिए चाट मसाला डाल सकते हैं, आप उसके अंदर जीरावन डाल सकते हैं। अगर आप उसको ऐसे भी खाना चाहते हैं ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी क्रिस्पी लगते हैं, बेटर देन वेफर्स। बेटर देन वेफर्स? यस। ओके ओके, तो ये तो फिर ड्रिंक्स के साथ भी काफ़ी अच्छे से यूज़ करे जा सकते हैं। प्लेसमेंट गलत हो रहा है सर। क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा अनहेल्दी ईटिंग होती है, इफ आई कैन से। सो विद ड्रिंक्स पर्सन जो है स्नैक्स के चक्कर में दे ईट एनी गिवन थिंग विच इज़ देयर। तो उसको अगर कभी मार्केट रिप्लेस करने का सोचा आपने कि चखना जो है उसी को रिप्लेस कर दें अपन डिहाइड्रेटेड फूड से? देयर वाज दिस मोमेंट जहाँ हम एक पार्टी में बैठे थे एंड इंट्रोड्यूस दीज डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल स्नैक्स। तो जो 1 घंटे से पीनट्स ख़त्म नहीं हो रहे थे, वहाँ पर ये वेजिटेबल स्नैक्स हार्डली 60-40 सेकेंड्स के अंदर सब खत्म हो गए बिकॉज इट वॉज हेल टेस्टी। ओके, फिर उसके बाद ख़त्म हो गए तो पार्टी भी फिर एंड होने आ गई थी क्योंकि दे वांटेड मोर। ग्रेट सर, दिस इज़ अ ग्रेट इंसाइट, बट यू आर फाइटिंग विद बिग जायंट्स। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट, फाइटिंग विद बिग जायंट्स ऑफ एफएमसीजी इंडस्ट्री जो कि इसी प्रोसेस में काम करते हैं। तो किस तरीके से आप इनको फाइट कर रहे हैं एंड हाउ यू आर प्लेसिंग राइट ईट्स इन फ्रंट ऑफ देम? सर लॉकडाउन के बाद एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है कि पीपल आर अवेयर व्हाट दे आर पुटिंग इन देयर बॉडी। आप क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, लोग आजकल बहुत सोच समझ के, पढ़ के फिर कंज्यूम कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी इंग्रेडिएंट्स पढ़ते हैं और हमारे लिए इन चीज़ों का प्लेसमेंट करना इज़ क्वाइट ईजी राइट नाउ, क्योंकि 100% डिहाइड्रेटेड फ्रूट और वेजिटेबल है, नो एनी प्रिजर्वेटिव, नो एनी एडल्ट्रेशन, नो कलरिंग, नथिंग, जस्ट सुखा के उसको हमने आपको फल और सब्जी सर्व करी है। तो हमको ज़्यादा इसको मार्केट को पुश नहीं करना पड़ रहा, बल्कि मार्केट खुद हमें पुल कर रहा है। ओके ओके ओके, तो एंड देयर आर नॉट लॉट ऑफ प्लेयर्स जो कि इसमें काम कर रहे हैं अभी? नहीं, इतने प्लेयर्स नहीं हैं, बट लकीली एयर डिहाइड्रेशन की सेटअप फैसिलिटी के अंदर एमपी के अंदर हम सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर हैं। ओके, और वैसे तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज इस प्रोसेस को कर रही है, बट इस इंडस्ट्री का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इसमें यील्डिंग बहुत कम आती है। अच्छा, इफ़ यू टेक 95 kg ऑफ पाइनएप्पल, you would get only 1 to 2 kg of vacuum dried pineapple और dehydrated pineapple। क्योंकि पाइनएप्पल, वाटरमेलन के अंदर वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। तो अगर मैं आपको 1 टन डिहाइड्रेटेड पाइनएप्पल का ऑर्डर ही दे दूँ, इट वुड टेक यू अराउंड 30-40 days फॉर विथ कंटिन्यूस प्रोडक्शन टू फिनिश द जॉब। तो यील्डिंग ही नहीं आता, तो सभी लोग 100% भी देंगे ना सर, तो भी कभी भी वो 100% डिमांड सप्लाई को मैच ही नहीं कर पाएंगे। हार्डली मैचिंग चलता है, 3-5% डिमांड सप्लाई मैच हो पा रहा है अभी। ये जैसे कि आपने बोला कि वाटरमेलन का जो एग्जांपल दिया, नाउ यू हैव अ डिहाइड्रेटेड फूड इन प्लेस जिसमें से आपने पानी निकाल दिया, सो इट इज़ इसका वजन बहुत कम हो गया है, एंड यू हैव अ ओरिजिनल आर्म इन प्लेस, लेट सपोज, राइट। तो एक आर्म के अगेंस्ट में क्या मुझे उतना ही वजन का डिहाइड्रेटेड फूड लेना पड़ेगा? ये काम कैसे करता है, हाउ समबडी मेजर्स इट? अगर हम मैंगो की बात करें तो मैंगो के अंदर अगर हम 20 kg मैंगो का पल्प लेंगे, वो वैक्यूम ड्राई होने के बाद में 1 kg बचेगा। ऑलमोस्ट 19 लीटर पानी जो उस मैंगो के अंदर है वो निकाल दिया जाता है।
डिहाइड्रेशन की प्रोसेस के अंदर मुझे 12 केजी 12 केजी मैंगो लेना पड़ेगा, मैंगो पल्प। उसके बाद मुझे 1 से सवा किलो का डिहाइड्रेटेड मैंगो मिलेगा। उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट ऑलमोस्ट 3 to 5% रहेगा, जबकि वैक्यूम ड्राई में ऑलमोस्ट 1 to 2% रहता है। तो इस तरीके से यील्डिंग वेरी करती है वैक्यूम ड्राई प्रोसेस के अंदर और डिहाइड्रेशन के अंदर। ओके। और अब 1 किलो मैंगो हो गया, हाँ। और 1 किलो आपका डिहाइड्रेटेड मैंगो हो गया, इनमें कॉस्ट डिफरेंस कितना आ जाता है? जो 1 किलो फ्रेश मैंगो है उसको अगर आप कंपेयर करोगे 1 किलो डिहाइड्रेटेड मैंगो से, तो डिहाइड्रेटेड मैंगो रिहाइड्रेट होने पे 12 किलो का हो जाएगा। ओके 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 सो देखा जाए तो कंपैरेटिवली ऑफ सीजन ये ज़्यादा बेनिफिशियल है। ओके ओके फ्रोज़न कोल्ड के अंदर रखे हुए मटेरियल को अगर आप कंपेयर करोगे फ्रेश से, तो आप भी जानते हैं कि फ्रोज़न प्रोसेस के अंदर जब वेयर हाउसेस में रखा जाता है तो धीरे धीरे उसके अंदर अपना एक फर्मेंटेशन की प्रोसेस, खराब होने की प्रोसेस शुरू हो जाती है। बट चूंकि ये डिहाइड्रेट हो ही चुका है, इसके अंदर वाटर कंटेंट ही नहीं है, तो ये खराब नहीं होगा। इट इज़ एग्जैक्टली लाइक डे वन। ओके अगर मैं आपके यहाँ चाय पीने आऊँ और उसको अगर मैं डिहाइड्रेट कर दूँ तो इतना सा कुछ पाउडर बचेगा। 10 साल बाद आपको पीने की इच्छा है चाय, उतना ही पानी मिला देना जितना डे वन पे निकला था, वापस से उसकी डे वन की शेल्फ लाइफ आ गई है। दिस इज द टेक्नोलॉजी ऑफ फ्रीज ड्राइंग। ओके ओके। तो जो शेफ होते होंगे व्हेन दे यूज दिस डिहाइड्रेटेड फूड, तो वो यूज भी उसी तरीके से करते होंगे? बिल्कुल, दे आर अवेयर ऑफ इट। दे आर अवेयर ऑफ इट। मतलब वो ऐसा नहीं कि 1 किलो मैंगो डालना है या फिर कुछ करना है तो सीधे 1 किलो मैंगो उठा के डिहाइड्रेटेड डालते हैं। नो, दे यूज सम और फ्यू 100 चिप्स ग्राम। ऑफ इट, 100 ग्राम्स उसको यूज करते होंगे। बिल्कुल। सो इट डिपेंड्स ऑन द शेफ एंड देयर क्लेवरनेस। और अभी के जो शेफ्स हैं और अभी के जो लोग हैं, दे नो हाउ टू यूज इट, राइट? ये ट्रेंड होते हैं इनको यूज करने के लिए। जो घर के लोग हैं, मतलब जो घर में कुक करते हैं फूड, मैन हो गया या विमेन हो गया, उसके लिए क्या टिप है कि कैसे यूज करा जाए डिहाइड्रेटेड सर फूड? मैं तो सिंपली बोलता हूँ 1:10 का रेशो मान के चलो। ओके आपको अगर चाहिए कि मैं 1 किलो भिंडी बनाऊँ आज, तो आप 100 ग्राम भिंडी ले लो, पानी जब उसमें ऐड करोगे रिहाइड्रेट होने पे ऑलमोस्ट 1 किलो के आसपास उसका वेट आ जाएगा। ओके। तो इट्स दैट सिंपल, 1:10। 1:10 का रेशो होता है। डिहाइड्रेटेड फूड जो है ये कहाँ अभी ज़्यादा बिक रहे हैं? मेट्रोज में, नॉन मेट्रोज में? क्या लोग प्रेफर कर रहे हैं इनको डायरेक्टली बाय करना? व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट? सर डिहाइड्रेट फ्रूट्स और वेजिटेबल्स Tier 1 सिटीज़ के अंदर मेजरली सेल आउट होते हैं। देन Tier 2 सिटीज़ और Tier 3 सिटीज़ के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं अल्टरनेट फॉर्म्स के अंदर। जैसे अगर आप मैंगो की बात करें, मैंगो अभी क्योंकि सीज़न भी चल रहा है तो मैंगो को भी लेके चलता है। हाँ। तो अगर Tier 1 सिटीज़ के अंदर डिहाइड्रेट अल्फांसो मैंगो बल्क में सेल आउट हो रहा है, तो रीपैक होके छोटे छोटे पैकेट्स में जूस, शेक्स, स्मूदीज, आइसक्रीम ऐसे अल्टरनेट प्रोडक्ट्स के फॉर्म में कन्वर्ट करके वो Tier 2 Tier 3 सिटीज़ के अंदर पहुंचता है। और जो रेगुलर पीपल हैं वो लोग इसको डायरेक्टली 100 ग्राम 200 ग्राम की पैकिंग के अंदर एज अ स्नैकिंग पर्पज से यूटिलाइज करते हैं। तो चिप्स खाने से अच्छा है, तले हुए चिप्स खाने से अच्छा है कि आप अपने ऑफिस डेस्क के नीचे एक डिहाइड्रेट फ्रूट या वेजिटेबल का एक पैकेट रखें। एटलीस्ट आपकी बॉडी के अंदर फाइबर, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन सब आपकी बॉडी के अंदर एक रॉ फॉर्म में जाता रहेगा विदाउट हार्मिंग योर बॉडी। Okay, but now you're telling that vitamins and minerals are going into the body without giving nutrition to your body and without harming your body. जो जनरल लोग हैं दुनिया में, क्या वो ये समझ पा रहे हैं कि डिहाइड्रेटेड फूड इक्वली न्यूट्रिशन फूड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है? क्या ये जनरल फिनोमिना आप लोग समझ पा रहे हैं? बिल्कुल सर, आजकल ज़्यादा लोगों को समझाना नहीं पड़ता, थैंक्स टू गूगल बाबा। गूगल बाबा सब बता देते हैं, चैट GPT सब बता देता है। यस यस। सो इन सभी सवालों के जवाब हमारे कस्टमर्स के पास ऑलरेडी होते हैं। ओके, दैट्स व्हाई दे आर बाइंग। वो खुद जानते हैं कि वो दे कैन नॉट ऑल टाइम हैव द फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ऑल द टाइम ऑल द वे। ट्रैवलर्स रहते हैं, हाइकिंग पे जाते हैं, लॉन्ग टूर्स पे रहते हैं, ऑफिस वर्कर्स है जो लॉन्ग सिटिंग के लिए बैठते हैं, तो ये उसके अल्टरनेट रिसोर्सेज जानते हैं। वो खुद ही ऑप्ट करके खुद कई बार हमें बोलते हैं कि सर कैन यू डिहाइड्रेट दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तो हमारे लिए एक वो नया SKU के फॉर्म में डेवलप हो जाता है। ओके ओके। यश जी के लिए सबसे अच्छा, अगर आपको मैं बोलूँ कि डिहाइड्रेटेड फूड, तो आपको कौन सा सबसे अच्छा लगता है? मैंगो और कस्टर्ड एप्पल। कस्टर्ड एप्पल? हाँ। ओके ओके। व्हाई दिस टू चॉइसेस व्हिच आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? देखो, एक गर्मी का एक ठंड का है। यस यस। गर्मी के दिनों में आपको सबसे अच्छा अल्फांसो मैंगो का टेस्ट लगता है जनरली पब्लिक को, और ठंड के अंदर सीताफल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। मुझे दोनों ही बहुत पसंद है।
Okay, that's really great. When आपकी I was going through the profile of Right Eats, तो मुझे कुछ पेटेंट्स भी पता पड़े. ये पेटेंट्स किस चीज़ के हैं आप लोग के पास में? तो राइट ईट के अंदर टोटल 7 पेटेंट्स हैं. वन इज गोल्डन लाटे, दैट इज लाकाडोंग टर्मरिक मिल्क मिक्स. और लाकाडोंग टर्मरिक अर्थ के ऊपर मिलने वाली एक ऐसी हल्दी की प्रजाति है जिसके अंदर 12% करक्यूमिन रहता है ओके. नेचुरली. सो करक्यूमिन, मैं दर्शकों को बता दूं, करक्यूमिन वो चीज़ है जो हल्दी को उसकी एंटीबायोटिक क्वालिटी देता है. यस यस. हम जो हल्दी मार्केट में खाते हैं दैट इज़ हार्डली लेस देन 0.5% दैट इज़ कंज्यूमेबल. और लाकाडोंग में नेचुरली 12% होता है और प्रोसेस होने के बाद में 6 से 7% बचता है. ओके. तो हमने इस टर्मरिक को अलग अलग स्पाइसेस के कॉम्बिनेशंस के साथ मिला के ओके. एक ऐसा फार्मूला डेवलप करा जो आपको हाई इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करता है. ओके. ओके. फिर उसके बाद में आते हैं 6 मल्टी मिलेट फ्लावर्स. दे आर 100% मल्टी मिलेट फ्लावर्स, purposefully designed for a specific purpose. First one is slimming and weight loss, diabetes control, skin and hair, children growth flower and immunity boosting flower. तो इस टाइप से 6 फ्लावर्स हैं टोटल. ओके. और इनका जो रिजल्ट है जो कस्टमर्स और ऑडियंस की तरफ से हमें आया, सो दैट वाज वेरी फेबुलस. क्योंकि मिलेट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप इसकी रोटी, जैसे बाजरे की रोटी आपने खाई होगी, वो एक मिलेट ही है, वो बाइंड नहीं होती, वो टूट जाती है. हमारे फ्लावर में हम सिर्फ इतना बोलते हैं कि इसके अंदर बस गुनगुना नम पानी आप डालें, ल्यूक वार्म वाटर जिसको बोलते हैं, और उससे आटा गूंद दें, आपकी रोटी फूली भी बनेगी. ओके. सो आप जहाँ आटे की रोटी खा रहे हैं आप मिलेट की रोटी खाएं. ओके. सो आपको जो रिजल्ट आएंगे दैट वुड बी अमेजिंग. ओके. दैट्स रियली ग्रेट. हाँ, तो मोदी जी भी बोल रहे हैं मिलेट्स खाओ, दुनिया भी आजकल बोल रही है मिलेट्स खाओ. ये मिलेट्स कोई नई उत्पत्ति है कि दिस इज द ओल्ड थिंग विच इज देयर इन प्लेस? मिलेट्स हमारे मार्केट में पहले से थी, संसार में बहुत पहले से थी. इसकी क्वालिटीज़ को रिकॉग्नाइज बहुत बाद में किया गया. ओके. मोदी जी के आने के बाद रिकॉग्नाइज्ड हो गई ये चीज़. थैंक्स टू हिम. यस यस यस. तो दिस इज रियली अ हेल्दी फूड एज पर. वेरी हेल्दी. ओके. एंड यू हैव गॉट पेटेंट्स ऑफ इट जहाँ Yes. पर मिलेट्स की रोटी भी बना के बाइंड करके खाई जा सकती है. दिस इज बिल्कुल. मिलेट्स की रोटी को जनरली किसके साथ खाना चाहिए? सो सर, मिलेट की रोटी आप अपनी सब्जी, दाल, चावल जिसके साथ खा रहे हैं आप उसकी बाटी बना के खाएं. मिलेट्स की? यस, हमारे मिलेट के फ्लावर की आप रोटी, बाटी, आपको जो बनाना है खाएं. ओके. इतना अमेजिंग टेस्ट आएगा, आपको बिलीव नहीं होगा कि आप एक मिलेट की रोटी खा रहे हैं. ओके. 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 दैट्स रियली गुड. दैट्स रियली गुड. सो ये पेटेंट्स जो सर राइट ईट्स के पास में है, अगर हमारे व्यूअर्स को आप बता पाएँ कि एक पेटेंट बनाने का क्या तरीका होता है, कहाँ से इसकी खोज करनी पड़ती है, क्या एफर्ट्स लगते हैं तो ये पेटेंट आपके पास में आ जाए? सो उसके लिए तो मुझे मेरा IPR एडवोकेट से एक बार बात करनी पड़ेगी. उन्होंने जो प्रोसेस हमको बताई थी लीगल, वो एक सेपरेट है. जो उसके फॉर्मुलेशन, रेसिपी, इफ़ यू आप कुछ एक नई चीज़ ईजाद करते हैं और आप उसको रजिस्टर कराने जाते हैं, तो दैट इज़ द थिंग नोन एज पेटेंट. हम लोगों ने इसके ऊपर काफ़ी R&D करी कि किस पर्टिकुलर मिलेट के कॉम्बिनेशन से क्या हो सकता है. देयर आर 16 टाइप ऑफ मिलेट्स और एक स्टेट में नेचुरली मिलेट सिर्फ 3 से 4 टाइप की ग्रो हो सकती है. मिलेट घास का बीज होती है, तो इसकी आप ऐसे पेस्टिसाइड डली हुई मिट्टी के ऊपर क्रॉपिंग भी नहीं कर सकते हैं. अच्छा. ये नेचुरली ही ऑर्गेनिक फूड होता है. यस, अधिकतर ये आपको जंगलों से, आदिवासी सेगमेंट से आपको रिसोर्स होता है. और करीबन 8 से 9 स्टेट से हम लोग अलग अलग मिलेट्स को रिसोर्स करते हैं. और ये बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में ग्रो होती है. फिर उनको हम रिसोर्स करते हैं, एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के अंदर उसको ब्लेंड करते हैं, कुक करते हैं, डिहाइड्रेट करते हैं, और फिर उसका आटा बनाते हैं, फिर उसको पैकेट करके आप तक पहुंचाते हैं. ओके. ओके. तो ये इसी चीज़ का पेटेंट है, रेसिपी, फॉर्मुलेशन. ग्रेट सर. सो काफ़ी इंसाइटफुल रहा आपका पेटेंट वाला डिस्कशन. नाउ आई वांट टू अंडरस्टैंड सर, यू आर अ बडिंग एंटरप्रेन्योर, अपना बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं. इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर अगेन मोदी जी पीक पे चला रहे हैं. आपके हिसाब से अगर FMCG में या फूड प्रोडक्ट्स में किसी को एंटरप्रेन्योरशिप करनी है या बिजनेस स्टार्ट करना है, ऐसी कौन सी 3 मिस्टेक्स है जो उसको नहीं करनी चाहिए विथ योर एक्सपीरियंस कि ये नहीं करो तो बेटर है, इन 3 को छोड़ के बाकी गलतियाँ कर लेना चलेगा? तो सबसे पहली
मार्केट रिसर्च नहीं करना इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक एक एंटरप्रेन्योर करता है. यू हैव टू नो कि डिमांड और सप्लाई उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की है या नहीं. सो यू हैव टू बी वेरी गुड एट मार्केट रिसर्च, और इसको नहीं करना इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक अ पर्सन इज डूइंग. सेकेंडली, आप उस मार्केट के अंदर प्लेयर्स भी एनालाइज करें कि उस मार्केट में करंट प्लेयर्स, डोमिनेटिंग प्लेयर्स, मोनोपोली प्लेयर्स कितने हैं, कैसे हैं. आप शुरू में ऐसे मार्केट में ज़रूर उतरे जो हाई पेस पे है. आप भी वही बेचो जो सामने वाला बेच रहा है, बस आपको ये बोलना है मेरा प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा है. दैट इज़ द आर्ट ऑफ सेलिंग, राइट? एंड थर्ड थिंग, यू शुड हैव सरप्लस फंड फॉर मार्केटिंग. ओके. अधिकतर बिजनेसेस जो स्टार्ट होते हैं वो बहुत सारे सेटअप में, ब्रांडिंग में ज़रूर खर्च कर देते हैं, बट मार्केटिंग ऐसी जगह है जब तक दिखेगा नहीं तब तक बिकेगा नहीं वाला कॉन्सेप्ट चलता है. सो जब तक वो रियलाइज होता है वो टाइम निकल जाता है. So these are the three aspects someone should recognize first. Yes. यशराज सर, we all are living in AI world. Right. फूड इंडस्ट्री को कैसे इम्पैक्ट करने वाला है आपके हिसाब से AI? सर, AI से आप ज़्यादा से ज़्यादा जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर सकते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के क्रॉपिंग में. जैसे अभी रिसेंट में मैंने कुछ क्रॉप्स देखी थी, उन्होंने टमाटर और अंगूर का एक हाइब्रिड बनाया उन दोनों को मिला के. तो जिस तरीके से अंगूर का गुच्छा होता है वैसे वो टमाटर का गुच्छा है. जैसा एक टोमेटो निकल रहा था क्रॉपिंग में, वहाँ दे आर हैविंग मल्टीपल. इससे ज़्यादा AI जेनेटिक मॉडिफिकेशन के अलावा करंटली इतना हेल्प नहीं कर पा रहा है. बट वी हैव सॉ इट इन मेनी न्यूज़. मैंने भी देखा है कि पूरा फार्म कंट्रोल हो रहा है, क्लाइमेट कंट्रोल हो रहा है, AI खुद से पूरी चीज़ें कर रहा है, क्रॉप को ग्रो कर रहा है. तो ये तो हो रहा है, दिस इज हैपनिंग. देखिए सर, थोड़ी सी ग्राउंड जीरो पे आते हैं अपन. अर्थ के ऊपर 2 कंट्री सबसे ज़्यादा सरप्लस है जो क्रॉपिंग करती है, फूड प्रोडक्शन करती है. एक साउथ अफ्रीका, एक इंडिया. एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग बाय फार्मर्स, किसान जिसको हम बोलेंगे. वहाँ भी किसान है साउथ अफ्रीका में, इंडिया में भी किसान है. और ग्राउंड जीरो पे किसान जो 50,000, 40,000, 1 लाख का लोन लेके काम करते हैं, कभी कभी कुछ कारण से लोन भी पे ऑफ नहीं हो पाते हैं. सो दे कैन नॉट अफोर्ड AI राइट एट द मोमेंट. दिस टेक्नोलॉजी इज वेरी कॉस्टली. और इंडिया तो अभी इसका कंज्यूमर है. इंडिया तो वैसे भी AI रेस से छूट चुकी है. इंडिया तो AI क्या आप रिसर्च और R&D के अंदर आप जरूर यूटिलाइज कर सकते हैं, बट ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड्स अगर आप 10% भी चाहोगे इंडिया के अंदर AI से क्रॉपिंग करवाना, आप करके देख लो. इट वुड टेक यू मोर देन 5-10 ईयर्स कि आप 10% भी कर पाओ. बट टीयर 1 सिटीज़ में AI का यूज़ करके कोई एक रूम में अगर क्रॉप ग्रो कर ले तो कैन ही कॉम्पीट विद द फार्मर्स विच आर देयर? बिल्कुल नहीं सर. एक किसान जो 50 डिग्री की धूप के अंदर खेत में काम करके उगा रहा है, 20-20, 50-50 बीघा या एकड़ों में उगा रहा है, वहाँ एक कमरे के अंदर आप उतना वॉल्यूम में क्रॉप्स उगा ही नहीं सकते. इवन विद द हाइड्रोपोनिक्स देयर आर लिमिटेशंस. आप मल्टी लेयर फार्मिंग भी कर सकते हैं, स्टिल देयर इज लिमिटेशन. अगर आप भिंडी की ही बात करें फॉर एग्जांपल, एक सब्जी सबसे ज़्यादा जो कंज्यूम होती है, भिंडी की क्रॉप्स उगने में 1 महीना लगता है, और 1 बीघा के लैंड के ऊपर लगभग 25,000 स्क्वायर फीट आप मान के चलो राउंड फिगर में, आपके पास में करीबन 2.5 टन के आसपास सब्जी निकली. वहीं आप 2.5 टन अगर आपको हाइड्रोपोनिक से निकालना है, आप 10 बाय 10 के कमरे जैसे आजकल खूब ट्रेंड में बताते हैं, तो ऐसे कमरों में आपको 2.5 टन सब्जी निकालने में ही करीबन 2-2.5-3 महीने लग जाएंगे. करेक्ट. तो आप डिमांड सप्लाई मैच कैसे करेंगे? AI क्यूबिकल में बैठ के, कमरों में बैठ के बड़ा अच्छा लगता है, बट किसानों के मैटर में जब हम बात करेंगे तो इट इज़ वेरी डिफरेंट. ओके सर, हम यहाँ बैठे हैं धूप के अंदर 50-55 डिग्री सेल्सियस के अंदर फार्मिंग करना AI के बस की भी बात नहीं रहेगी. और उतना ऑटोमेशन का सेटअप वहाँ इम्प्लीमेंट करना, इंस्टॉल करना इज वेरी टफ. वो किसान है सर, वो AI इंजीनियर नहीं है. वो नहीं उसके कैपेसिटी में रहेगा. जब तक ये पूरी चीज़ एक सेट के फॉर्म में बन ना जाए, उसका कॉस्ट नीचे आ ना जाए, तब तक ग्राउंड जीरो पर आना. सर, इलेक्ट्रिक गाड़ी हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं अभी. तो AI सर्विसेज फार्मिंग में लगाना इज वेरी टफ राइट नाउ. व्हेन राइट ईट्स प्रोक्योर बेसिकली वेजिटेबल्स और फ्रूट्स फ्रॉम द फार्मर्स, क्वालिटी चेक कैसे करते हैं और टेस्ट कंसिस्टेंसी को कैसे मेंटेन करा जाता है? सर,
राइट ईट के अंदर जब रिसोर्सिंग की जाती है किसी भी क्रॉप की, तो सबसे अच्छा जो उसका ग्रेडिंग कर सकता है वो एक किसान ही होता है। तो जो उस बेल्ट के अंदर हमारे काम कर रहे किसान रहते हैं, हम उन्हीं से उसकी सॉर्टिंग और ग्रेडिंग करवाते हैं। हम ग्रेड ए यूज़ करते हैं। प्रोसेस के अंदर क्लीनिंग, उसका पॉलिशिंग, प्रॉपर उसके अंदर से सारा कंटेमिनेशन निकल जाना चाहिए। किसी भी टाइप का अगर एक डॉट कीड़ा भी अगर उसके ऊपर रहता है तो उस पूरी बैच को हम लोग को रिप्लेस करना पड़ता है। फिर उसके बाद में हम जब प्रोसेस करते हैं, जो हमको सबसे ज़्यादा खास बनाता है, हम करते हैं एयर ब्लांचिंग, जिस कारण से उसका कलर, टेक्सचर, न्यूट्रिशन बाकी मैन्युफैक्चरर से डिफरेंट हो जाता है। अच्छा, ओके। हम एयर ब्लांचिंग के अंदर कोल्ड चेम्बर्स के अंदर पहले उस कटी हुई सब्जी और फलों को रखते हैं, जिससे एक आउटर लेयर, आपने सुना होगा ना कि गर्मी से भी जलते हैं और ठंड से भी जलते हैं, एक्सट्रीम ठंड, एक्सट्रीम गर्मी। तो उस ठंडी हवा से उसकी एक आउटर लेयर जल जाती है, दैट एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव ओके फॉर न्यूट्रिएंट्स, और उसको तुरंत हम लोग डिहाइड्रेटर्स के अंदर डालते हैं। ओके, जस्ट फॉर 20-30 सेकेंड्स वो एयर ब्लांच हुआ। वाटर ब्लांचिंग भी होता है, बट एयर ब्लांचिंग इज वे टू एफिशिएंट, और उसको आप डिहाइड्रेशन के अंदर यूटिलाइज कर लें। तो अब आपका जब इवोपरेशन होगा वाटर का, तो आपका न्यूट्रिशन, कलर, टेक्सचर, फ्लेवर वेल प्रिजर्व्ड होगा कंपेयर टू नॉन एयर ब्लांच प्रोडक्ट्स। ओके, अंडरस्टैंड द प्रोसेस विच यू टोल्ड। राइट ईट्स के अंदर फ्लेवर जो होता है उसका कंसिस्टेंसी मैनेज कैसे होता है? सो यू नो व्हेन वी ईट मैंगोज और व्हेन वी ईट अगेन मैंगोज, फाउंड ऑफ मैंगोज, बहुत बार मैंगो आ रहा है बीच में। सो मैंगोज खाते हैं तो मैंगो की वेराइटीज़ होती हैं, एक ही वेराइटी में अलग अलग फ्लेवर हो जाते हैं, बट आपका जो कस्टमर है वो तो आपसे एक ही फ्लेवर मांगेगा ना। बिल्कुल। ये कंसिस्टेंसी कैसे मैनेज हो जाती है कि दिस इज़ द पार्ट एंड पार्ट ऑफ लाइफ, ये ऐसे ही चलता है? सर कुछ चीज़ें अनुभव से ही आती है। ओके, हम इतने टाइम से इस सेगमेंट में हैं, वी नो कि हमको कौन से खेत से, कौन सी मिट्टी से, किस पानी से सींचे गए खेत की सब्जियों और फलों को प्रोक्योर करना है। वी आर वेरी स्पेसिफिक। ओके, अगर आप हार्ड वाटर से उगी हुई फलों और सब्जियों को क्रॉप करोगे तो उनका फ्लेवर पंजेंट ज़्यादा होगा रेदर देन बीइंग नेचुरली स्वीट। तो आप देखोगे कि साउथ इंडिया की स्पाइसेस एक अलग ही फ्लेवर की आपको मिलेगी, सेंट्रल इंडिया के फ्रूट्स आपको ज़्यादा टेस्टी मिलेंगे, नॉर्थ इंडिया की क्रॉप्स की अलग यूएसपी रहेगी। जैसे बेल्ट वाइज डिफर करता है। और मैं पर्सनली इसको जो नर्मदा का पानी है, मीठे पानी के जो लाइंस हैं, वाटर बॉडीज़ हैं, उसके नियर बाय के खेतों से, काली मिट्टी के खेतों से प्रोक्योर करना प्रेफर करता हूँ। उसके अंदर सबसे ज़्यादा फ्लेवर्स आता है। नेचुरल फार्मिंग जो होती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग जो होती है, उसका फ्रूट या जो वेजिटेबल होता है वो ज़्यादा फ्लेवरस होता है, न्यूट्रिशन होता है, कि जो आपके फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड्स यूज़ करके जो अपन गुणवत्ता बढ़ाते हैं या बढ़ाने की कोशिश करते हैं वो ज़्यादा बेटर होता है? दोनों में से कौन सी प्रोसेस बेटर होती है? इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये दुनिया बहुत फ्लडेड हो गई है, ऑर्गेनिक फूड, नॉन ऑर्गेनिक फूड, समझ में नहीं आ रहा है कि जहाँ प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए या फार्मिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए जो अपन पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर यूज़ कर सकते हैं, वेदर इट इज़ गुड, इट इज़ गुड फॉर फार्मर और नॉट, बिकॉज आपकी गुणवत्ता तो बढ़ चुकी है। अब एक जगह आप बोल रहे हो ऑर्गेनिक फूड, अब ऑर्गेनिक फूड उगाने के लिए ऑब्वियसली आपकी कैपेसिटी डाउन होगी, तो किसके लिए क्या सही है? मतलब दिस इज़ वेरी कंफ्यूजिंग इन इटसेल्फ। सर रिसेंट में एक छोटा सा मैं एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ आपको। रिसेंट में भी एक स्टडी हुई थी, इस धरती के ऊपर कुल आबादी 8 अरब की है, जिसमें से 4 से 4.5 अरब की आबादी सिर्फ एक टाइम का खाना खाती है या तो भूखी सोती है। आप समझ रहे हो कितनी ज़्यादा फूड की कमी है। उसके बावजूद 8 अरब की धरती पे जो आबादी है उसको प्रोवाइड करने के लिए जो रिसोर्सेज है वो सिर्फ 1.5 से 2 अरब के हैं। तो रेस्ट 6 अरब आबादी को प्रोवाइड करने के लिए हमें कुछ ना कुछ ऐसा सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा कि हम उनको भी खाना दे पाएं, वरना स्कार्सिटी हो जाएगी सर। करेक्ट। सो वहाँ पर कुछ ना कुछ एक टेक्नोलॉजी आई, कुछ फर्टिलाइजर्स आए, कुछ अल्टरनेट चीज़ें, यूरिया ऐड हुआ कि हम चलो ज़्यादा सब्जियाँ उगा लें, उसको ख़राब होने से जितना बचा लें। तो ऑर्गेनिक, नॉन ऑर्गेनिक, ईदर वे बोथ आर बेनिफिशियल। आप भूखे हैं, आपको 3 दिन से खाना नहीं मिला है, तो आप ये थोड़ी ना पूछेंगे नहीं मैं तो ऑर्गेनिक ही खाऊंगा। आपको जो मिलेगा आप वो खाएंगे सर। करेक्ट। वो तो हम सरप्लस हमारे पास में फूड है इसलिए हम ऑप्ट आउट कर सकते हैं। बाकी जहाँ पर सर आई हैव सीन पीपल बीइंग हंग्री फॉर 4-5 days। अब वहाँ पर क्या ऑर्गेनिक क्या नॉन, उनको कुछ मिल जाए वो बेटर है। ये सर आजकल की चीज़ें हैं। बाकी ऑर्गेनिक
का डेफिनेटली फ्लेवर थोड़ा सा अच्छा रहता है, और जो फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं या जहाँ पर वो चीज़ें केमिकल्स यूज़ होते हैं उनका कंपैरेटिवली फ्लेवर थोड़ा सा 19-20 रहता है, बट स्टिल दे आर कंज्यूमेबल, गुड टू ईट। ओके। ऑर्गेनिक की एक प्रॉब्लम है कि ऑर्गेनिक की क्रॉपिंग जहाँ 3 महीने में हो रही है, वहाँ जहाँ हम फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं वहाँ 1 महीने के अंदर हमें मिल जाती है। तो अब मुझे वही क्रॉप 3 गुना मिल रही 3 महीने में, और वही क्रॉप ऑर्गेनिक वाली एक ही बार मुझे फल उग के दे रहा है 3 महीने में। तो हाउ आई वुड मैच द डिमांड एंड सप्लाई, सो आई गॉट टू यूज़ फर्टिलाइजर्स। यू आर राइट। राइट ईट्स की बात करें या आप जिस बिजनेस में उसकी बात करें, डोंट यू थिंक हेल्थ न्यूट्रिशन और इस प्रोफेशन के लोग या इस प्रोफेशन के भ्रम फैलाने वाले लोग आपके दुश्मन ही हुए लगभग, क्योंकि वो फ्रोज़न फूड, डिहाइड्रेटेड फूड की तारीफ तो कभी करने नहीं वाले। भले ही नासा अपने एस्ट्रोनॉट्स को दे रहा हो वहाँ तक कोई नहीं जाएगा, बट मेरे को नहीं लगता कि ये लोग इन एनी गिवन पॉइंट ऑफ अ टाइम कभी भी फेवर करने वाले हैं इस चीज़ का। व्हाट यू से ऑन दिस? देखिए सर, आपदा में ही अवसर होता है। सही होता है। कोरोना आया था, 3 महीने खाना नहीं मिला था। हाँ। पीपल वर रेडी टू ईट एनीथिंग। यस यस। 3 महीने नहीं मिला था। यस। अब मैं आपको सरप्लस रखूंगा फूड से तो फिर आप तो नखरे दिखाएंगे ना। आपको पता है अमेरिका, रशिया, इनके पास में वॉल्ट्स है जहाँ पे इन्होंने फूड स्टोर करके रखा है कि पूरी कंट्री को 6 महीना प्रोवाइड करते हैं। कुछ सीड्स ऐसे रख के रखें कि हमारी पूरी सिविलाइजेशन खत्म हो जाए तो हम वापस से इस धरती के ऊपर फूड क्रॉप्स को उगा सकते हैं। सो अगर इतनी बड़ी कंट्रीज, इतना R&D करने वाली कंट्रीज, हमसे ज़्यादा एडवांस कंट्रीज अगर इस तरीके फूड प्रिजर्वेशन के ऊपर इंटरेस्ट दिखा रही है तो दैट मीन्स देयर इज अ रीज़न। मैं फिर से वही बोलूँगा, इंडिया इज फूड सरप्लस कंट्री, इसलिए यहाँ नखरे ज़्यादा है। यस। बाकी जहाँ नहीं है सर, कुछ कंट्रीज हमने ऐसी भी देखी हैं जहाँ 4 सब्जियाँ हैं, फल के नाम पे कुछ नहीं, एक्सट्रीम कोल्ड, एक्सट्रीम हॉट। यस। इंडिया, साउथ अफ्रीका बहुत सरप्लस है सर। यस। उसी के साथ नखरे ज़्यादा आ जाते हैं, उसी के साथ फिर प्रोफेशन ज़्यादा आ जाते हैं, उसी के साथ सुझाव देने वाले लोग ज़्यादा आ जाते हैं। तो अपनी इंडस्ट्री अपने आप में एक चल रही है। आप सर्वाइवल मोड पे लाइए तो सही किसी को। हाँ, सब सही हो जाएगा। सब सही हो जाएगा। सब सही हो जाएगा। बट ये सजेशंस जो देते हैं ऑल दिस प्लेयर्स हु आर यूट्यूबर्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, आजकल तो जिसको देखो न्यूट्रिशन पे आके चालू हो जाता है। सो कितना मानना चाहिए इन लोग को, या फिर कितनी अपनी अक्ल लगाओ और प्रभु गुण गाओ वाला काम करना चाहिए? देखिए सर, फ्री कंट्री, फ्रीडम ऑफ स्पीच सबके पास है, सबके अपने ओपिनियन है, जिसको जो बोलना है वो बोल सकता है। यस। हमारे पास में गूगल, चैट जीपीटी है। यस। हमारे पास में टेक्नोलॉजी है, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं, तो आप उनसे भी पूछेंगे तो आपको राइट ओपिनियन ही आएगा। तो मेरा इसमें कोई स्पेसिफिक ओपिनियन नहीं दूंगा। यस। आपको जो सही लगे आप वो खाएं, आप पढ़ के खाएं। और आजकल कोरोना के बाद से लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हैं कि हम हमारी बॉडी के अंदर क्या डाल रहे हैं। यस यस। उसको लेकर एंड फसाई जो है वो इट्स अ रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन। वो आई डोंट थिंक सो कि बोला जाता है, बट आई डोंट थिंक सो फसाई इज सच अ रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन कि वो किसी भी चीज़ को सर्टिफिकेट ऐसे नहीं दे देगा। आई हैड इंटरव्यूड लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम योर इंडस्ट्री। इट्स रियली हार्ड टू टेक थिंग्स अप्रूव्ड फ्रॉम देम। सो वो टेबल के नीचे वाला काम फसाई से होता नहीं है। सो आई डोंट थिंक सो कि फसाई ऐसा कुछ भी अलाउ कर देगा जो कि which is non-nutrition और जो कि I don't think so. What you say on it? सर, फसाई के नियम हैं, कुछ बेंचमार्क्स हैं जो उन्होंने आइडियली सेट करके रखे हैं। आपको नियमों के साथ चलना पड़ेगा। देखिए सर, हम इंसान हैं, अगर हम नियमों के साथ नहीं चलेंगे तो हम जानवर समान हैं। नियम ही हैं जो हमें बाकी जीव जंतुओं से अलग करते हैं। उसी के कारण हम सिविलाइज सोसाइटी में आते हैं। Yes. तो फसाई ने कुछ बेंचमार्क रख के रखे हैं कि अगर आप ब्रेकफास्ट सीरियल बना रहे हैं तो ब्रेकफास्ट सीरियल में इतना न्यूट्रिशनल वैल्यू का इतना प्रोडक्ट तो होना ही चाहिए। पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, फैट्स, ये सब चीज़ें होना चाहिए। उसके नीचे अगर आप आओगे तो आप गलत कर रहे हो। उसके ऊपर दे रहे हो तो अच्छी बात है। अच्छी बात है। सो वो स्टैंडर्ड बना के रखना बहुत ज़रूरी है किसी भी कंट्री के लिए। Yes. तो फसाई ने जो स्टैंडर्ड बनाया है वो बहुत पर्टिकुलरली स्टडी करके बनाए हैं। सो वी हैव टू फॉलो इट। Yes, and Right Eats is done with all this certification and everything which is required for food industry. They are complete. That's it. जो export oriented आपका जो सप्लाई होता है उसमें कुछ अलग सर्टिफिकेशंस भी लगते हैं फसाई के अलावा? हाँ जी, बिल्कुल लगते हैं। बायर टू बायर, कंट्री टू कंट्री,
सब कुछ डिफर करता है एक्सपोर्ट में। ओके, एंड हाउ डिफिकल्ट दिस सर्टिफिकेशंस आर? इनको आसानी से लिया जा सकता है कॉमन मैन के द्वारा कि देयर हैज टू बी अ लॉट ऑफ R&D व्हिच हैज टू गो? यस, देयर हैज टू बी अ लॉट ऑफ R&D सर। Okay. एक्सपोर्ट्स के अंदर किसी भी फूड को एक्सपोर्ट करना इज़ क्वाइट टफ। अगर आप ऐसा समझे कि आप नहीं जानते, आप जो फल और सब्जी बेच रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ जाके पता चला कि इसमें पेस्टिसाइड कंटेंट ओवर आ रहा है, आपकी पूरी बैच रिजेक्ट हो जाएगी। ओके, पूरा शिपमेंट वापस आपके पास में आएगा और एंड आते दैट कॉस्ट टू आते यू? इट इज़ पेरिशेबल गुड्स, खराब हो Yes, जाएगा, yes. आपका लॉस है। सो उस लॉस को बेयर हम ना करें, प्रॉफिट बेयर करें उसके बदले, तो हमको बहुत ज़्यादा जानना पड़ता है कि हम जो उस कंट्री के बेंचमार्क्स हैं, उसके जो नियम हैं, हम उनको फॉलो करें, और जो बायर की रिक्वायरमेंट है हम उसे फुलफिल करें, पर्टिकुलर सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड करें, तो हम आराम से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आपके हिसाब से कौन सा फूड ऐसा है जो कि इंडिया के लिए एक्सपोर्ट ओरिएंटेड भविष्य है? अगर डिहाइड्रेटेड या फ्रोज़न के टर्म्स में लिया जाए तो ये तो सोना है, ये तो दबा के बिकने वाला है। कौन सा आपके नज़र में ऐसा फूड है इंडिया? सर ऐसे तो बहुत सारे हैं, बट बनाना, मैंगो, फ्रूट्स की अगर बात करें, यस, यस। बनाना, मैंगो, कस्टर्ड एप्पल, चीकू, गुआवा, पाइनएप्पल, ये एक बहुत बढ़िया सेगमेंट है फ्रूट्स में। वेजिटेबल्स के अंदर गार्लिक, जिंजर, अनियन, चाइव्स, चिलीज, ग्रीन चिलीज, ये बहुत हाई एंड डिमांड में है, क्योंकि हमारे बेल्ट में बहुत सरप्लस है और बहुत सारी कंट्रीज में उगते भी नहीं है। ओके, ओके, सो दिस इज द राइट अपॉर्चुनिटी अगर देखा जाए तो। रिसेंटली देयर इज अ वॉर गोइंग ऑन, देयर इज लॉट ऑफ वॉर गोइंग ऑन, सो ट्रम्प साहब जो हैं उनको अच्छा ट्रम्प कार्ड खेल रहे हैं। ट्रम्प कार्ड खेले जा रहे हैं, अभी आज यहाँ खेल रहे हैं, कल कहाँ के। वॉर जोन में तो आपके फूड का सप्लाई ज़्यादा होता होगा, आपके प्रोडक्ट्स का? बिल्कुल, जहाँ आपदा है वहीं अवसर है। यस, सो वॉर जोन के अंदर प्रोवाइड करना इट्स क्वाइट टफ, बट एट द सेम टाइम इट इज़ ईजी इफ़ यू हैव अ डायरेक्ट बायर, ओके, क्योंकि वहाँ स्कार्सिटी ऑलरेडी क्रिएटेड है। नोबडी नोज कि वॉर कब तक चलेगा। जैसे रशिया यूक्रेन का युद्ध बहुत लंबा चला, हाँ 2 दिन का होना था, वो हाँ, और बट फार्मर काम नहीं कर पा रहे हैं, फूड सरप्लस नहीं है, सो दे हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन अल्टरनेट रिसोर्सेज, वहाँ पर ये चीज़ें काम आती हैं। तो इस चीज़ के लिए आपको वहाँ के बिजनेसमैन अप्रोच करते हैं कि गवर्नमेंट खुद अप्रोच करती है? सर दोनों ही चीज़ें होती हैं। उनकी भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, हमारी भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, वहाँ से रिक्वायरमेंट्स आती हैं। आपको सब कुछ चीज़ें आज के टाइम पे इंडिया में फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट पोर्टल्स के ऊपर डेटा अवेलेबल है। आपको बस उस चीज़ को थोड़ा सा R&D करना आना चाहिए। आप जाएं, देखें कहाँ पे किस कंट्री में क्या प्रॉब्लम है, किसकी क्या रिक्वायरमेंट आई है, आप फुलफिल कर सकते हैं। यू कैन ऑप्ट इन द टेंडर, यू कैन ऑप्ट इन द बाइंग प्रोसेस। ओके, ओके, ये पहले भी ऐसा ही था कि प्रोसेस अब ज़्यादा आसान हो गया? सर मोदी जी के कारण बहुत चीज़ें आसान हो गई। रियली? यस, सब कुछ ट्रांसपेरेंट कर दिया ना। मोदी भक्त हैं आप भी? नहीं सर, मैं इंसानियत का भक्त हूँ, सच्चाई का भक्त हूँ। Yes, yes, yes. There is a change. There is definitely a change after Modi government. See, I've interacted with a lot of businessmen. You know, as I said, hey, there is feel एक मेरे को आता है कि नहीं यार change तो हुआ है. So every businessman I interact with. आपका बिजनेस, so if I talk about, तो millets तो एक वो प्रजाति थी जो थी ही नहीं सब्जेक्ट में, but now it's a business in itself. Right. आप भी millets फ्लोर बना रहे हैं, उस पर पेटेंट भी ले रहे हैं, तो ये आया है कहीं ना कहीं से, तो इम्पैक्ट आया है। ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी था, Yes, आया yes, आया। फॉर अ गुड कॉज। सर वॉर इज़ गोइंग ऑन एंड इट्स अ लॉट ऑफ न्यूज़ेस जो आ रही हैं इसके बारे में। ऑयल के जो प्राइजेस हैं मुझे नहीं लगता कि अब $90 पर बैरल से नीचे आने वाले हैं। इसका कितना इम्पैक्ट आएगा सर फूड इंडस्ट्री पे और ओवरऑल मार्केट के ऊपर? सर इम्पैक्ट तो D2C FMCG मार्केट में आएगा, बट किसान जहाँ किसानी खेती कर रहा है उसमें डेफिनेटली उनके इसमें स्लाइट इम्पैक्ट रहेगा, बट नॉट मेजर इम्पैक्ट। ऑयल से डिपेंडेंट इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन, जितने भी सेगमेंट हैं ये अफेक्ट करते हैं फार्मर्स को, क्योंकि उसी के कारण उनकी बहुत सारी खेती की पॉसिबिलिटी हो पाती है। बिजली के बिना वो लोग फार्मिंग नहीं कर पाते हैं। बिजली के प्राइसेस हाइक ऑफ हुई तो जो छोटे फार्मर्स हैं उनको डेफिनेटली अफेक्ट होगा। जो रूरल अर्बन एरियाज़ के अंदर फार्मिंग होती है तो वहाँ से रॉ मटेरियल को सिटी तक प्रोक्योर करने में प्रॉब्लम आएगी। सो देखा जाए तो सभी अफेक्ट होने वाले हैं, बट एट द सेम टाइम इतिहास गवाह है कि ये
इन्फ्लेशन बढ़ाने का एक तरीका है, ठीक है। एक कॉज आना चाहिए लाइक अ वॉर, चीज़ें महंगी होगी, 3-4 महीने में लोगों को उसकी आदत हो जाएगी, यस, फिर वो उसी रेट के ऊपर फिक्स हो जाएंगे। दैट्स हाउ दिस सिस्टम मेन तो अभी ऑयल का तो लग ही रहा है कि ये नहीं, अब न्यू नॉर्मल वाली चीज हो जाएगी अभी। आए ना हम 40-50 रुपए से 100 रुपए तक। Yes, तो yes, ठीक है। yes. So now coming to again to right eats from the war again. So right eats में अभी तक जितना मैं समझ पाया, it's all about healthy eating, healthy things and all that. कभी फ्राइज में जाने का क्यों नहीं सोचा आपने? बिग मार्केट, बिग प्लेयर्स, इट्स अ फ्लडिंग थिंग, तो व्हाई नॉट अनहेल्दी थोड़ा सा स्नैकिंग हो जाए? क्या है सर, आजकल ऑडियंस सब जानती समझती है, और मेरे लिए पर्सनली डिहाइड्रेट करना ज़्यादा आसान है रदर देन फ्राइंग। जैसा कि पिछले सवाल में आपने पूछा, तेल की प्राइस वैसे ही बढ़ चुकी है तो बहुत सारी रिसोर्सेज भी महंगी है। Yes. डिहाइड्रेशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमें सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का मेजर कॉस्ट आता है, तो हम उसी सेगमेंट में स्टिक है। और रही बात फ्राइंग वाले सेगमेंट की, सो वी प्रिफर एयर फ्राइंग, बिकॉज जो हमारी ऑडियंस है वो थोड़ी सी हेल्दी सेगमेंट की तरफ ज़्यादा जाती है। स्टिल कुछ लोग अगर फ्राइड फूड खाना चाहते हैं तो अवर ऑडियंस प्रिफर एयर फ्राइड फूड। ओके, सो यू आर टारगेटिंग हेल्दी स्नैकिंग, हेल्दी फूड। सर मैंने आपका ब्रोशर देखा है राइट ईट्स का, उसमें मैंने मोमोज देखे। ये मोमोज को कैसे आप प्रोसेस कर पा रहे हैं सर? ये तो इट इज़ अ फूड विच इज़ हैज़ टू बी कंज्यूम्ड वेरी फ्रेश। ये तो सॉगी हो जाता है अगर थोड़ा भी उसको रख देंगे, तो ये कैसे हो पा रहा है सर? मोमोज को कैसे कर दे रहे हैं आप? सर मोमोज को रखने के दो तरीके हैं प्रिजर्व करने के। या तो हम उसको फ्रोज़न मोमोज कर दें, फ्रीज कर दें, क्विक फ्रीज, या फिर हम उसको वैक्यूम ड्राई कर दें। दोनों तरीके से वो प्रोसेस आउट हो जाते हैं और वो कंज्यूमेबल रहते हैं। बट वही फ्रेशनेस अवेलेबल रहती है? बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर आप। आपको खिला के दिखाएंगे। डेफिनेटली सर, मैं खाना चाहूँगा, क्योंकि मोमोज तो मैंने जैसे भी आज तक कंज्यूम करे हैं वो टू द फ्रेश ही कंज्यूम करें हैं। और आपके ब्रोशर में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे जब पलट रहा था, सो आई सॉ इट कि यार मोमोज तक ये तो इसको डिहाइड्रेट करके भेज दे रहे हैं। सर आई एम अ मैन, बट इट डजेंट मीन दैट कि मुझे कुक नहीं करना चाहिए। बट हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं मर्द प्रजाति के जो कुक नहीं कर सकते, तो इनके लिए कुछ रेडी टू ईट टाइप की चीज़ डू यू मैन्युफैक्चर दैट? यस, वी डू मैन्युफैक्चर रेडी टू कुक। तो पोहा, उपमा, फ्राइड राइस, वेज बिरयानी, वेज पुलाव, दाल, चावल, खिचड़ी, इंस्टेंट ड्राई ग्रेवी, थिक मसाला ग्रेवी, तो हम ये सब चीज़ें बनाते हैं जो डिहाइड्रेटेड फॉर्म में रहती हैं। सिर्फ इसमें गर्म पानी ऐड करना है और ये रेडी हो जाती है। अच्छा, 5 से 10 मिनट का टाइम लगता है, बट हो जाता है। तो जब भी बीवी मायके जाए तो राइट ईट से बात करो, मंगा लो, सारी चीज़ें खा लो। पोहा, एज यू टोल्ड, इंदौर, सिंस यू आर सिटिंग देयर, बिग सिटी, बिग लवर ऑफ पोहा, सो आपका पोहे का प्रोसेस कैसा है एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द पोहा विच इज़ अवेलेबल एट एवरी नॉक एंड कॉर्नर इन इंदौर? सर देखिए सर, जहाँ पर स्कार्सिटी है, जहाँ पर आपदा है वहीं अवसर है, फिर से मैं वो बोलूँगा, हमारा सेगमेंट ही वही है। तो पोहे का जो टेस्ट है वो हर स्टेट में डिफरेंट आता है। यस, साउथ में आप कोकोनट ऑयल यूज़ करेंगे, उससे डिफरेंट फ्लेवर हो जाएगा। सेंट्रल इंडिया में सोया ऑयल या सनफ्लावर ऑयल, उत्तराखंड में सरसों ऑयल, सो डिफरेंट फ्लेवर आता है। सो वी हैव आइडियलाइज्ड अ फ्लेवर जो ऑलमोस्ट सभी को पसंद आता है। इट इज़ स्पाइसी, सॉल्टी, स्वीट, एवरीथिंग इन दैट मिक्स। बस पानी ऐड करें जितना पोहा है और आपका 5 मिनट में पोहा खाने के लिए रेडी। एंड इट विल टेस्ट सेम, टेस्ट अमेजिंग, यू वुड लाइक कि भाई यही वाला खा लो, ज़्यादा आसान है। यस 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 ना, मैं फ्लाइट्स में जब रहता हूँ सो आई यूज टू ईट। आप जो ये फ्लाइट वाले जो होते हैं इनको आप ही B2B में सप्लाई करते होंगे? बल्क में हम सप्लाई कर सकते हैं। बल्क में आप ही सप्लाई करते होंगे, ग्रेट। बट ये जो रेडी टू ईट फूड होता है, इसको पहले पूरा कुक करना पड़ता है और उसके बाद इसको प्रोसेस करना पड़ता है। ये प्रोसेस कैसे काम करती है? मतलब यू हैव टू हैव अ किचन, यू हैव टू हैव शेफ, यू हैव टू हैव लॉट ऑफ बिरयानीज कुकिंग ऑल टुगेदर एंड देन यू आर प्रोसेसिंग इट। कैसे काम करती है ये चीज़? सर वैक्यूम ड्राई करना है तो हमें पूरा खाना 100% कुक करना पड़ता है, फिर उसके बाद हम उसे वैक्यूम ड्राई कर सकते हैं। डिहाइड्रेट में हम उसको 80-90% तक प्रोसेस करते हैं या पका लेते हैं। रेस्ट 10-20% वो गर्म पानी के साथ में पक जाता है। उसके लिए जैसे अगर फ्राइड राइस हम इंस्टेंट बना रहे हैं तो वी हैव टू यूज स्पेशल काइंड ऑफ राइस जो रिहाइड्रेट हुए हैं। पोहा भी इसके लिए स्पेशल टाइप ऑफ पोहा यूज किया जाता है। तो वी हैव टू बी वेरी क्रिएटिवली प्रोडक्ट स्पेसिफिक।
जो वाटर ऐड होने पे आपको वापस से वही क्वालिटीज़ दें। ओके हमारे सारे प्रोडक्ट्स में एक आपको खासियत मिलेगी, किसी प्रोडक्ट में कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है। ओके वी आर कम्प्लीटली प्रिजर्वेटिव फ्री राइट नाउ। ओके राइट ईट्स में अभी तक सारी वेज बातें हुई है, क्या ये सारी प्रोसेसेस नॉन वेज के ऊपर एप्लीकेबल होती हैं? डिहाइड्रेटेड, वैक्यूम ड्राइड, फ्रोज़न, क्या ये सब चीज़ें एज इट इज़ नॉन वेज फूड पे भी एप्लीकेबल होती हैं? यस, देयर आर सम इंडस्ट्रीज जो नॉन वेज को भी वैक्यूम ड्राई करते हैं एक्चुअली में, बट हम लोग कम्प्लीटली वेज मैन्युफैक्चरर्स हैं। वी डू नॉट प्रोसेस एनी काइंड ऑफ नॉन वेज प्रोडक्ट। कोई रीज़न इसके बिहाइंड स्पेसिफिकली? बिकॉज नॉन वेज कंज्यूमर्स तो बहुत ज़्यादा हैं एंड नॉन वेज कंज्यूमर्स में फ्रेश मीट या फ्रेश चिकन मिल पाना इट्स अ टास्क नाउअडेज। सर इन्हीं चीज़ों से फुर्सत नहीं है, कहाँ नॉन वेज में जाएं, बट हमको इसी सेगमेंट में प्ले करना है, वेज सेगमेंट के अंदर ही। Okay. हम कभी भी आगे नॉन वेज सेगमेंट में जंप नहीं करने वाले हैं। Okay. और करंट वो सिनेरियो भी नहीं है अभी। Okay, but if you talk about India, so do you think that Indian food pattern is getting changed? कुछ लोग जो हैं वो नॉनवेज की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, कुछ जो नॉनवेज खाते थे वो वेज की तरफ जा रहे हैं, थोड़ा सा उल्टा दिशा में लोग भाग रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा आपको? ये जो आपके सवाल हैं, ये चैनल पे स्ट्राइक लाने वाले सवाल हैं। नहीं नहीं, नॉर्मल देखिए इंडिया के अंदर फूड के अंदर जो वैरायटी है वो बहुत ज़्यादा सरप्लस है। आप किसी भी एक प्रोडक्ट का स्टेट चेंज कर दो, उसका फ्लेवर टेक्सचर सब चेंज हो जाता है। सबके अपने ओपिनियन है, सबकी अपनी चॉइसेस हैं फूड को लेकर। फूड हमारे यहाँ पर सिर्फ फूड नहीं है, वो एक रिलीजन है। यस यस, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। यस यस। कुछ फूड प्रोडक्ट किसी रिलीजन में खाए जाएंगे, कुछ में नहीं खाए जाएंगे, किसी में ओकेशन में खाए जाएंगे। कुछ फूड प्रोडक्ट तो फूड है ही नहीं, Right. आप खा ही नहीं सकते हैं। हाँ, तो ये तो बहुत डंडे पड़ेंगे। तो आप उसके ऊपर कुछ भी एज ए इंडिविजुअल ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर सकते। यू हैव टू रिस्पेक्ट इट, बिकॉज फूड हमारे इंडिया में एक रिलीजन के तौर पे माना जाता है। सबकी अपनी चॉइसेस हैं। हम एज अ बिजनेस इंडिविजुअल्स हमारा एक प्रोडक्ट सेगमेंटेशन सेपरेट लेके बैठे कि हमें इन्हीं प्रोडक्ट्स के साथ में प्ले करना है। मोदी जी ने इतना जो मिलेट का प्रमोशंस किया, एक स्कार्सिटी जो मार्केट में ऑलरेडी क्रिएटेड है, जो लोगों को नहीं मिल रही चीज़ें, सो हम उसी सेगमेंट के अंदर अभी स्टिक हैं। हम ज़्यादा सेगमेंट एक्सप्लोर नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ सर्टेन लिमिटेशंस, सो वी आर हैप्पी इन इट। अगेन मोदी जी ने जो मिलेट्स को प्रमोट करा, डू यू रियली थिंक कि इंडिया में मिलेट्स का इतना प्रोडक्शन है जितनी डिमांड अब क्रिएट होने लग गई है? व्हाट इज योर गेस ऑन इट, या यू माइट हैव अ रिसर्च डन फॉर इट? सर मिलेट जो है ना, एक घास के बीज की प्रजाति होती है। इसकी आप ऐसे कल्टीवेशन फार्मिंग नहीं कर सकते जहाँ पेस्टिसाइड डल जाए, वहाँ घास नहीं उगती है। सो इट हैज़ टू बी ऑर्गेनिकली रिसोर्स्ड मेजरली, जो अच्छी मिलेट्स रहती हैं। तो जितनी डिमांड अब क्रिएट हो चुकी है उतनी मिलेट्स एक्चुअली में अवेलेबल ही नहीं है। इस कारण से इसकी प्राइस बहुत हाइकअप हो चुकी है। सो आपके सवाल का वही जवाब रहेगा कि डिमांड जितनी ज़्यादा है उतना प्रोडक्शन अवेलेबल नहीं है। सो पहले जो क्रॉप्स थी विच इज़ यूज्ड फॉर अ पर्टिकुलर क्लास और अ सेगमेंट, वो अब क्लास अप सेगमेंट हो चुका है। मिलेट्स इट्स दैट काइंड ऑफ अ थिंग नाउ। बिल्कुल बिल्कुल सर, राइट ईट्स अभी तक जितना मैं समझ पाया, इट्स ऑल अबाउट वेजिटेरियन थिंग, इट्स ऑल अबाउट वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मिलेट्स बिल्कुल सेम कैटेगरी या सेम प्रोसेसेस इज ऑल्सो यूज्ड इन नॉन वेज। बिल्कुल। सो व्हाई राइट ईट्स इज नॉट देयर इन नॉन वेजिटेरियन कैटेगरी? सर हमारा जो प्रोडक्ट सेगमेंटेशन है वो प्योरली वेज है। हमारी इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग है वो भी प्योरली वेज है, और हमारी ऑडियंस जो है वो भी प्योरली वेज है। तो हम इसी सेगमेंट के अंदर ज़्यादा बेटर हैं, ज़्यादा अच्छे हैं और ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म भी कर पा रहे हैं। सो हम वेज और नॉन वेज को नहीं मिक्स करना चाहते, तो हम इसी से स्टिक होकर करना प्रेफर करते हैं। इस आपको बाय हार्ट भी लगता है कि वेजिटेरियन प्रोसेसेस जो आप वेजिटेबल्स पे कर रहे हैं, सॉरी जो प्रोसेसेस आप वेजिटेबल्स पे कर रहे हैं, दैट आर बेटर देन द प्रोसेसेस व्हिच कैन बी डन ऑन नॉन वेज? इट इज़ मोर ह्यूमन सर। जो प्लांट्स हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं, किसी जीव को मारें, किसी जीव की हत्या करें, उससे बेटर हम वेज प्रेफर करें, वो ज़्यादा बेटर होगा। It is more of a human to It's me. a more of a human thing. You're right. It's more of a human thing to be done.
सो ये ज़्यादा सस्टेनेबल भी है जो वेज प्रोडक्ट्स हैं, दे आर कम्प्लीटली मोर सस्टेनेबल कंपेयर टू नॉन वेज। जो इसके अंदर फूड सेफ्टी रिस्क फैक्टर्स हैं वो वेज प्रोडक्ट्स में काफ़ी कम है। अभी रिसेंट में कोरोना आया था, याद है? सही है। बेटर टू बी अ वेजिटेरियन। सर, रेडी टू कुक जो फूड कैटेगरी है राइट ईट्स की, कंज्यूमर को कितना कठिन है ये समझाना कि दिस इज़ अ गुड थिंग। आप रख लो कुछ पैकेट्स घर में, बना लो पानी डाल के, एंड इट इज़ अ गुड एंड हेल्दी फूड, rather than ordering it from a restaurant and waiting for 20-30 minutes. You can have a ready to eat food right there within 5 minutes. ये कितना कठिन है इसको मार्केट करना, कितना कठिन है इसको समझाना? देखिए सर, जो रेस्टोरेंट्स के अंदर भी फूड यूज़ हो रहा है वो भी हमारा ही दिया हुआ फ्रोज़न फूड है। मैक्सिमम रेस्टोरेंट्स आज के टाइम पे रेडी टू कुक और फ्रोज़न फूड ही यूज़ करके आपको ऑनलाइन डिलीवरी प्रोवाइड करते हैं। सो उससे ज़्यादा बेटर है कि आप अपना खुद का डिहाइड्रेटेड या इंस्टेंट फूड अपने घर पे रखें। आपको कम से कम ये तो पता रहेगा कि आप उसमें कौन सा ऑयल, कौन सा पानी, क्या किस टाइप के बर्तन में आप उसको कुक कर रहे हैं, कैसे यूटेंसिल्स हैं, आप उसकी हाइजीनिसिटी अपनी मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा लगता है ऑनलाइन 2 मिनट में बुला लेना, बट मैक्सिमम रेस्टोरेंट्स प्री कुक्ड फूड, डिहाइड्रेटेड फूड और फ्रोज़न फूड का यूज़ करते हैं। आप हैमबर्गर खाने गए होंगे, आपको क्या लग रहा है उसके अंदर फ्रेश पैटी है, वो फ्रोज़न पैटी है। आप पिज्ज़ा खाने गए होंगे, आपको क्या लग रहा है फ्रेश वेजिटेबल्स है, वो डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स हैं। आपने वो ऐसे बड़े बड़े वाले बर्गर भी खाए होंगे, बंस खाए होंगे, वहाँ पे ऐसी वेजिटेबल्स रहती हैं डिहाइड्रेट करी, वो एक छोटे से कंटेनर से निकाल के यूज़ करते हैं, हमेशा वो सेम शेप एंड साइज़ की रहती है। सो आइदर दे आर फ्रोजन, आइदर दे आर डिहाइड्रेटेड। तो आप वहाँ भी तो प्री कुक रेडी टू कुक फूड खा रहे हैं, इससे बेटर आप अपने घर पे खाएं। जोमेटो या कहीं भी ऑर्डर करो, 30-40 मिनट्स यू हैव टू वेट फॉर इट। यस, बेटर यू हैव सम शेल्फ फूड एंड गेट इट कुक्ड योरसेल्फ। दैट इज मच बेटर देन ईटिंग अ फ्रोजन और डिहाइड्रेटेड फूड, ऑर्डरिंग इट एंड देन वेटिंग फॉर 40 मिनट्स टू कम द सेम फूड क्वालिटी एंड ऑल। सही है सर, इट्स राइट एडवाइस। आपके पास फूड कैटेगरी बहुत सारी है सर, वेजिटेबल कैटेगरीज बहुत सारी हैं, फ्रोजन है, डिहाइड्रेटेड है, ये कस्टमर तक पहुंच भी गई। कस्टमर को ये कैसे टीच करा जाएगा कि इसको बनाना कैसे है, इससे क्या निकाला जाए? रेसिपीज इतनी अवेलेबल है दुनिया में, तो कंफ्यूज ही हो जाता है। एट द एंड ऑफ द डे इंसान मेजर इंग्रेडिएंट ही ऑर्डर नहीं करता है। ये बॉटलनेक आप कैसे दूर करेंगे? गाड़ी तो दिला दी, चलाना सिखाना है। हाँ, यस। तो नहीं तो इंसान गाड़ी से दूर भागेगा। बिल्कुल सही है। तो उसके लिए हमारे पास में 2 सॉल्यूशंस रहते हैं हमारी ऑडियंस के लिए। एक हमारी वेबसाइट है www.riteat.com, RITEEAT.com, और हमारा एक इंस्टाग्राम हैंडल है राइट ईट का खुद का। और उस दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको मल्टीपल n नंबर ऑफ रेसिपीज, वीडियो, टेक्स्ट, दोनों ही फॉर्मेट में मिलेगी। आप अगर इंस्टाग्राम के हैंडल पे जाकर सर्च करेंगे राइट ईट, आप रील सेगमेंट में देखेंगे इतनी रेसिपीज आपको मिल जाएंगी कि आप के दिन में भी अगर आप 3 बार बना रहे होंगे ना खाना, तब भी आपकी रेसिपीज खत्म नहीं होगी हमारे हैंडल पे। एंड दैट इज वेरी स्पेसिफिक टू हाउ टू यूज दिस फ्रोजन फूड और other food categories which you are providing is specific to that. बिल्कुल, completely with list of ingredient, how to cook, where to cook, when to cook, सब चीज़ों के सवाल आपको वहाँ मिलेंगे, और वो भी वीडियो के साथ में। Okay. You can utilize it. Great. और इंस्टाग्राम के अंदर हम एक और बेनिफिट देते हैं हमारी ऑडियंस को कि हमारे किसी भी सोशल मीडिया हैंडल के ऊपर अगर कोई क्वेरी जनरेट होती है, कुछ मैसेज टेक्स्ट भी ड्रॉप होता है ऑडियंस के द्वारा, तो हमारी टीम उसका रिस्पांस विद इन 24 आवर्स देती है। बहुत सारे कस्टमर ने तो हमसे वो बर्तन, वो यूटेंसिल की लिंक भी मांगी जो हम यूज़ कर रहे थे कुकिंग के दौरान। सो हमने, हमारा बिजनेस नहीं है बट हमने फिर उनको लिंक प्रोवाइड करी कि आप यहाँ से शॉप कर लें, हम फूड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरर हैं, नॉट यूटेंसिल। तो वो छोटी छोटी हेल्प भी हम करते हैं कस्टमर्स की। ग्रेट, रियली गुड सर। डिहाइड्रेशन फूड इंडस्ट्री जो आपकी है, जिसमें राइट ईट्स प्ले कर रहा है, इट्स अ कंपैरेटिवली अ न्यू इंडस्ट्री एंड अ न्यू टर्म इन प्लेस। कितना अभी भी अपॉर्चुनिटी बची हुई है बडिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए इसके अंदर अपने पांव जमाने के लिए? सर, मैं इतना बताना चाहूँगा कि अगर आप एक 50,000 की मशीन लेके, जो छोटी होम डिहाइड्रेटर्स आते हैं, अगर आप खुद भी उसको शुरू करते हैं तो यू कैन मेक अराउंड 30, 40, 50K पर मंथ। रियली? यस, क्योंकि यू हैव टू बी प्रोडक्ट स्पेसिफिक, ऐसा नहीं कि कुछ भी सुखा दिया। अभी रिसेंट में ट्रेंड चल रहा है, लोग बाग आजकल बहुत फ्रूट लेदर को प्रेफर कर रहे हैं। आपने बचपन में आम की पपड़ी खाई? हाँ बिल्कुल, जो आम पाक बनाते थे, वो छत पे सुखाते थे। आजकल उसका नया टर्म आ गया है, फ्रूट लेदर।
आप फ्रूट लो, उसका जूस बनाओ, पल्प सिरप बनाओ, मशीन के अंदर ट्रेज रहती हैं, आप उसके अंदर सुखाओ, डिहाइड्रेट करो और आप उसकी कटिंग स्लाइसिंग करो, पैकिंग अच्छी करो, आप उसको लोकल मार्केट में सेल आउट करो। बनाना है, बनाना को इसे रोलर से रोल कर देते हैं, एक साथ पूरा बनाना स्लाइस हो जाता है, आप उसको डिहाइड्रेट कर दो। तो जो जिम फ्रीक्स हैं, जो जिम एंथुजियास्ट हैं जाते हैं, उनके लिए वो कैल्शियम का अल्टरनेट रिसोर्स हो जाता है ऑन द गो, रेदर देन हैविंग फ्रेश बनाना इन द बैग और वो बार बार खराब हो जाए। इससे अच्छा एक वो पतला सा स्नैक है, उसको खाया और that act as a natural So fruit to them. with the investment of 30-40,000 for a machine. 50,000 से एक अच्छी हमारी मशीन, हम मशीन भी बनाते हैं इसकी डिहाइड्रेटर्स की। Okay. तो 50,000 से एक छोटा होम डिहाइड्रेटर शुरू होता है 6 ट्रेस का। So this is a good example, sir, that for a small entrepreneur can do a home setup also. But if I want to have a factory setup, बिल्कुल। so what does this cost, and how government grants, play a role in it? सर डिहाइड्रेशन का प्लांट लगाने के लिए एक इनिशियल सेटअप जो शुरू होता है वो 50-60 लाख से होता है और हाईएस्ट उसका सेटअप एक 7-8 करोड़ तक के अमाउंट तक जाता है। 50-60 लाख रुपए के अंदर आप 1 टन इनपुट कैपेसिटी का प्लांट इंस्टॉल कर सकते हैं, इंक्लूडिंग मेजर ऑफ द एक्सपेंसेस, अगर लैंड आपका खुद का है तो। और यू कैन मेक इट अराउंड 3 टन फिनिश गुड का प्रोडक्शन आप पर मंथ कर सकते हैं उससे। गवर्नमेंट ग्रांट्स की बात करें सर, मेल एंटरप्रेन्योर्स के लिए गवर्नमेंट जो एमएसएमई रजिस्टर्ड हैं उसमें 35% तक की सब्सिडी देती है और फीमेल एंटरप्रेन्योर्स के लिए 48% तक की सब्सिडी देती है। मतलब अगर आपने 50 लाख का प्लांट लगाया तो 25 लाख रुपए 24 लाख रुपए तो आपके सीधे बच सब्सिडी में फीमेल्स को वापस आ गए। एंड व्हाट इज द अर्निंग रेशियो, मतलब आप जो 2 टन माल बोल रहे हैं इसका अर्निंग कैपेसिटी कितना चला जाएगा इंसान? अगर आपका रिसोर्सिंग और प्रोक्योरमेंट सही है तो इसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस 30-40-50% तक जाता है। रिसोर्सिंग आपकी ख़राब है, आप ऑफ सीजन प्रोक्योर कर रहे हैं तो आपका प्रॉफिट मार्जिन 5 से 10%, 12%, 20% तक रहता है। कितने समय में आरओआई निकल सकता है? 25-30 लाख का इन्वेस्टमेंट अगर आप सही बिजनेस मॉडल अप्लाई कर रहे हैं तो 6 मंथ्स में आप आरओआई निकाल सकते हैं, और अगर आप किसी और थर्ड पार्टी के थ्रू वर्कआउट कर रहे हैं तो 2 से 3 साल में आप अपना आरओआई निकाल सकते हैं। बिजनेस में कितना टफ है आपके लिए एज एन एंटरप्रेन्योर इस बिजनेस को रन करना, और सबसे ज़्यादा कठिनाई आपको किस चीज़ में आई है ओवरऑल बिजनेस के अंदर? सर एज ए एंटरप्रेन्योर बिजनेस रन करना तो थोड़ा सा टफ था, थैंक्स टू माय मदर जिन्होंने 19 साल पहले कॉस्मेटिक शॉप ओन करी। सो बहुत सारी चीज़ें हमने कॉस्मेटिक हमारी मम्मी की शॉप से सीखी। और रही बात बिजनेस रन करना सीखने की, तो मेरी फैमिली कम्स फ्रॉम अ जॉब क्लास बैकग्राउंड, बिजनेस बैकग्राउंड किसी का नहीं है। तो जो भी सीखा मम्मी के से सीखा या फिर मार्केट से सीखा। तो इससे बड़ा गुरु तो आपको कोई मिल ही नहीं सकता, या तो माँ मिल जाए तो दुनिया मिल जाए। यस 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 उसके बाद सिखा देंगे। मेरे पास माँ है। यस सब सिखा देते आपके पास माँ के साथ मार्केट है, आपको दोनों इवन माय कंपनी इज ओन्ड बाय माय मदर। अच्छा, ओके ओके। शी इज द ओनर ऑफ द राइट ईट, और शी ओन्स इट। वो कम्प्लीटली प्रोडक्शन देखती हैं। अच्छा, इसी कारण से हमारी क्वालिटी, कंसिस्टेंसी, फ्लेवर, टेस्ट अभी तक मेंटेन्ड है। ओके ओके। एंड हाउ अबाउट इफ मॉम इज देयर, देन वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप भी या वुमेन एम्पावरमेंट भी जो आ रहा होगा आपकी कंपनी में, उस पर क्या आप कर रहे हैं या करना चाहते हैं? हम सपोर्ट करते हैं वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को, वुमेन एम्पावर करने के लिए। हम उन महिलाओं को भी सपोर्ट करते हैं जो अपना खुद का प्लांट सेटअप करना चाहती हैं। नहीं है बजट, घर से शुरू करना चाहती हैं, हम उसमें भी कंसल्ट करते हैं। नहीं है बजट घर से भी करने का, तो जो अगर आप जॉब वर्क की सर्विसेज कर सकते हैं तो हम उसमें भी सपोर्ट करते हैं। अगर आप कुछ ऐसे एरिया में है जहाँ पर ये भी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे छोटे छोटे उद्योग रहते हैं, लघु उद्योग, गृह उद्योग, तो हम उनसे भी इनको कनेक्ट करा देते हैं कि ये जॉब वर्क की सर्विसेज आप प्रोवाइड कर दें। बहुत सारे एनजीओज हैं, बहुत सारी ये मदद करते हैं, तो हम कनेक्ट करने का एटलीस्ट इतना काम कर देते हैं। ओके ओके। सो दिस इज रियली गुड सर दैट यू आर हेल्पिंग इंडस्ट्री इन इटसेल्फ, ताकि इंडस्ट्री ग्रो करें, लोग आपके साथ जुड़ें, लोग ग्रो करें, कस्टमर आपके साथ जुड़ें, वो रेसिपी बना के खाएं। मोदी जी की आप मदद कर रहे हैं मिलेट्स बेचने में, आप बहुत कुछ कर रहे हैं। कहाँ राइट ईट्स को आगे लेकर जाना चाहते हैं? अगले 5-10 साल का क्या विजन है सर? सर राइट ईट को अगले 5 से 10 साल के अंदर जो विजन बना के रखा है, वी आर प्लानिंग फॉर द IPO।
ओके सो सून शायद 2018 के 2028 के अंदर हम लोग IPO हमारा लॉन्च कर सकते हैं. वी आर ऑन द वे टू इट. और वी आर ट्राइंग टू टेक इन सर्टेन सेट ऑफ शार्क्स of the market to grow more and expand our business segment in multiple countries for the same. ओके सो सून IPO ऑफ राइट ईट्स आप मार्केट में देख सकते हैं. गुड ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन, गुड प्रॉस्परिंग ऑर्गेनाइजेशन, विजन बहुत अच्छा है. गायकवाड़ जी इंसान बहुत अच्छे हैं. एंड थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग इन द पॉडकास्ट. और काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी चीज़ों पर आपसे चर्चा हुई. बस एक चीज़ ज़रूर है कि आपसे बात करते करते भूख लगने लग गई है. लॉट ऑफ फूड स्टफ जो हमने बात करी जिस चीज़ के लिए, ना आई एम अ बिग टाइम फूडी पर्सन. सो थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग एंड थैंक्स दिस फॉर मेकिंग दिस पॉडकास्ट सक्सेसफुल सर. Thank you, sir, for inviting me. थैंक्स अ लॉट सर.